उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है अभिषेक और स्वागत है आपका जीएस कैपिटल सिविल सर्विसेज में। दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ अगर आपका मेरा वीडियो ज़रा सा भी हेल्प पहुंचाता हो या लग रहा हो कि मैं आने वाले समय में इसे बेहतर कर सकता हूं और आपका कोई सहयोग हो सकता है, तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए और सब्सक्राइब करवाइए भी। तो सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आज दोस्तों हम देखेंगे ज्योग्राफी में ज्वालामुखी का चैप्टर। देखिए, हमारे जो नोट्स होते हैं वो वैसे ही सेम नोट्स हैं जो मैंने बनाए थे, ठीक है, अपने प्रारंभिक चरण में। मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं आपको बहुत अच्छे से ठीक सजा के नोट्स लेके आऊँ तब आपको पढ़ाऊँ। मैं चाहता हूँ जो रियलिटी है उसी से आप भी रूबरू हों। और क्योंकि पता है क्या, बहुत सजा के अगर मैं नोट्स लाऊँ तो जो मेरा नोट्स देखेगा वो कहेगा अरे बहुत अच्छे हैं नोट्स, कैसे बनाए जाए। अब क्या है, मेरी इन नोट्स में क्या है, आप जो भी लिख पाओ वो आपका नोट्स है। बस क्या है, थोड़ा सा कम करके लिखना ही नोट्स होता है। बाकी सजा के लिखना, राइटिंग बहुत अच्छी होना, इसका कोई मायने नहीं रखता है। आप कम समय में कम शब्दों में अपनी बात जो लिख लें वही आपके नोट्स हैं। ठीक है दोस्तों, आज बात करेंगे ज्वालामुखी की। तो ज्वालामुखी जो यहाँ पे लिखा है वो तो है ही है। कुछ थोड़ा सा मैं एक क्या कहेंगे, साधारण शब्दों में अगर मैं बात करूँ तो एक ऐसा छिद्र अथवा दरार, पृथ्वी की बात कर रहा हूँ, पृथ्वी पर एक ऐसा छिद्र अथवा दरार जिसका संबंध पृथ्वी के आंतरिक भाग से होता है, ध्यान रखना, जिससे तप्त लावा, राख, गैस व जलवाष्प का उद्गार होता है, ज्वालामुखी कहलाता है। सीधी सी बात, ठीक है। पृथ्वी के आंतरिक भाग में मैग्मा व गैस उत्पन्न होने से लेकर उसके धरातल के नीचे से ऊपर लावा के रूप में प्रकट होना, फिर उसका शीतल होना, फिर शीतल होकर ठोस हो जाना, इस समस्त क्रिया को ज्वालामुखी क्रिया कहते हैं। ठीक है, समझ में आया। अब जो इसमें लिखा हुआ है इस पे बात करेंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि ज्वालामुखी का संबंध पृथ्वी के अंतर्जात बल से उत्पन्न होने वाले आकस्मिक संचलन से है। ये मैंने तब लिखे था जब मैंने शुरुआत की थी, ठीक है। तो थोड़ा सा यहाँ पे शब्द जो क्लिष्ट हैं, इसीलिए मैं आपको साधारण सी भाषा में आपको बता दिया हूँ, ठीक है। इसके अंतर्गत पृथ्वी के आंतरिक परतों में पेरिडोटाइट के गलन, ये सब कोई मतलब नहीं है। सीधी सी बात है कि पृथ्वी के अंदर, ठीक है, आपने जो बताया हमें, हमने बताया आपको कि पृथ्वी के, अच्छा ये कैसे होता है, तो आपको जो पता है कि प्लेटें नीचे है ना, पृथ्वी पे तैर रही हैं, ठीक। तो बहुत डीप में नहीं हम जा रहे हैं। तो जब प्लेटें आपस में टकराती हैं, उनमें घर्षण होता है, तो प्लेटों के किनारे टूट कर वहीं नीचे जाते हैं, फिर वह ताप दाब के कारण मैग्मा बनते हैं। ये सब एक प्रक्रिया है, कभी पढ़ाएंगे आपको। सीधी सी बात जो मैंने आज बताई वो है, ठीक है, ज्वालामुखी। जब यही मैग्मा पृथ्वी की आंतरिक परतों को तोड़ते हुए सतह पर पहुंचता है तो उसे लावा की संज्ञा दी जाती है, ठीक है। मैग्मा मतलब गर्म पदार्थ जो कि पृथ्वी के जो अंदर है, जो पृथ्वी से बाहर आ गया वो लावा हो गया, ठीक है। ज्वालामुखी क्रिया के अंतर्गत लावा के अतिरिक्त गैस, राख व तरल पदार्थ भी पृथ्वी की सतह पर पहुंचते हैं, ठीक है। और सबसे ज़्यादा मात्रा जलवाष्प की होती है, ठीक। इस प्रकार मैग्मा की उत्पत्ति से लेकर उद्गार तक, मतलब नीचे उत्पत्ति हुई फिर बाहर निकला तो उद्गार हुआ, कि संपूर्ण क्रिया को ज्वालामुखीयता या ज्वालामुखी क्रिया कहते हैं। जो बातें मैंने पहले बताई वो यहाँ पे लिखी हुई हैं। ज्वालामुखी क्रिया में सर्वाधिक जलवाष्प गैस निकलती है, ठीक है। ज्वालामुखी के से जलवाष्प के अलावा कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन आदि बहुत सारी गैसें निकलती हैं, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। अच्छा, ये तो थोड़ा सा परिचय था, लंबा हो गया होगा, जान रहा हूँ कि ये जो लंबा हो रहा है वीडियो, कोई बात नहीं। देखिए, अब आगे देखेंगे ज्वालामुखी के प्रकार, ठीक है। यहाँ से देखिए ध्यान से, तो ज्वालामुखी के प्रकार को हम 4 भागों में बांट लेंगे, ठीक है। हालांकि हमको पढ़ने सिर्फ 2 ही भाग, 2 क्या, बस एक ही पढ़ना है यहाँ पे प्री के लिए। लेकिन क्या है कि जब पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा देख लें, कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। अगर यहाँ से मेंस में भी क्वेश्चन आता है तो जो मैंने शब्द बोले पहले, तो ठीक है, वहाँ पे इंट्रोडक्शन में ज्वालामुखी के बिल्कुल सटीक शब्द हैं, इसमें कुछ भी न जोड़ा जाए, बिल्कुल सही है। फिर प्रकार, ठीक है, प्रकार के बाद कौन कौन से जो उदाहरण, और मेंस का जो 125 शब्द में हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। देखते हैं, अब हम 4 प्रकार बांटेंगे। तो पहला प्रकार होगा सक्रियता के आधार पे, ठीक है। तो पहला हो जाएगा सक्रियता के आधार पे, फिर विस्फोटकता के जो आधार पे, अभी बात इनकी जो कर लेंगे ठीक से, फिर भौगोलिक स्थिति के आधार पर, और फिर अम्लीयता और क्षारीयता के आधार पर। तो अब ध्यान दो, पहला सक्रिय, सक्रिय में 3 भाग हैं। कौन सा? सक्रिय ज्वालामुखी। सक्रिय का मतलब आपको पता है कि जो एक्टिव है, मतलब लगातार उसमें से क्या हो रहा है, विस्फोट हो रहा है, लावा बाहर जो आ रहा है। फिर सुसुप्त, सुसुप्त का मतलब है कि सक्रिय हाल ही में सक्रिय था, अभी नहीं है, लेकिन संभावना है कि फिर से कभी हो सकता है। वो क्या हो गया, सुसुप्त। तो मतलब सो रहा है,
सो रहा है तो मतलब पहले पहले जग रहा था, और सो रहा है तो फिर से ठीक जगेगा, तो वो क्या हो गया, सुसुप्त हो गया। अच्छा, मृत, मृत ऐसे ज्वालामुखी जो कभी सदियों पहले हुआ था उनमें उद्गार, अब कोई संभावना नहीं है, तो वो मृत हो गए। तो इस सक्रियता के आधार पर 3 प्रकार के हो गए, यही मोस्ट हमको पढ़ने हैं। फिर देखो विस्फोटकता के आधार पर कितना भयानक इसमें जो विस्फोट हुआ, कोई छोटे हैं, धुआरे हैं सिर्फ, जो किसी में बहुत सारा मैग्मा निकल रहा है, बिल्कुल जो अंगारे फूट रहे हैं, तो ये हो गया। फिर भौगोलिक स्थिति के आधार पर कहाँ है भाई, है ना, कोई समुद्र के बीचों बीच में है तो कोई महाद्वीप में है, ये हो गया। फिर जो है अम्लीयता और क्षारीयता, ज्वालामुखी देखो, जो इसको पढ़ेंगे मेंस के दृष्टिकोण से तो ठीक कई प्रकार के ज्वालामुखी हैं, कौन से जो अम्लीय शंकु होते हैं, क्षारीय होते हैं, ये सब देखेंगे। खैर जिनमें जो है अम्ल की मात्रा बहुत है वो जो अम्लीय हो गए, और जिनमें क्षार की मात्रा, मतलब जिनके अलावा में क्षार की मात्रा अधिक है वो क्षारीय हो गए। ठीक, यहाँ से कोई मतलब नहीं है, आगे बढ़ जाएंगे। अब हम देखेंगे सबसे पहले सक्रिय ज्वालामुखी। कौन से देखेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे सक्रिय ज्वालामुखी। ठीक है, तो सक्रिय ज्वालामुखी का मतलब यह है कि समय समय पर मैग्मा निकलता रहता है। ठीक है, वो सक्रिय है, अभी मैग्मा धीरे धीरे जो उनसे निकल रहा है। तो इनमें हम देख लेंगे। अब यहाँ से क्वेश्चन सीधे सीधे प्री में आते हैं, सक्रिय ज्वालामुखी कौन है, कौन नहीं है, या कौन ज्वालामुखी कहाँ है। तो क्या है, सबसे पहले हम देखेंगे कि लिपारी, सबसे पहले देखेंगे लिपारी, ये है लिपारी। लिपारी द्वीप समूह का स्ट्राम्बोली बहुत मोस्ट है, तो सीधे से आएगा कि स्ट्राम्बोली कहाँ है, तो भैया जो इटली में है। और इसको कहते क्या हैं, इसको कहते हैं भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ। क्यों कहते हैं, देखो भूमध्य सागर में जो स्ट्राम्बोली है जो इटली का, वो ऊंचा पर्वत सा है, वो क्या होता है, उद्गार होता है, तो अंधेरे में देखने पे, अंधकार में देखने पे वो हमको लगता है कि कोई प्रकाश स्तंभ है जो हमको बता रहा है कि ये दिशा है, आप इधर ना जाइए, मतलब कहाँ जाएंगे, मतलब दिशा सूचक है, तभी क्या कहते हैं प्रकाश स्तंभ, वो रास्ता दिखाता है सबको भूमध्य सागर में। ठीक है, तो स्ट्राम्बोली कहाँ है, इटली में है। फिर माउंट इटना, माउंट इटना भी कहाँ है, इटली में है। ये सब सक्रिय हैं। फिर मेयोना, कौन सा, मेयोना, मेयोना फिलीपींस में है। उसके बाद पढ़ेंगे कोटापैक्सी, बहुत बार पूछते हैं, कोटोपैक्सी कहाँ है, इक्वाडोर में है, ध्यान रखना। फिर एक है बैरन द्वीप, बैरन द्वीप ज्वालामुखी कहाँ है, भारत में है। भारत में कहाँ, अंडमान निकोबार द्वीप समूह पे है। और ध्यान रखना इसमें फैक्ट क्या है, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी। ठीक है, ये सक्रिय है। ठीक है, एक नारकोंडम है, वो क्या है, वो सक्रिय नहीं है, वो भी यही है। ठीक है, आगे देखेंगे उसको। फिर क्या, किलायू, किलायू जो है ये हवाई द्वीप में है, सक्रिय है। फिर माउंट, ठीक है, अरेब्रस, एरेबस लिखा है यहाँ पे, ये कहाँ है, अंटार्कटिका पे है। फिर मोनोलोवा हवाई द्वीप में है, कहाँ है, मोनोलोवा हवाई द्वीप में है। तो हमने कौन से पढ़े, स्ट्राम्बोली हमने पढ़ा, माउंट इटना, मेयोना, कोटोपैक्सी और बैरन, किलायू, माउंट एरेब्रस और मोनोलोवा। ठीक है, ये सब सक्रिय हैं। आगे पढ़ते हैं, तो ये सक्रिय हैं, इनका स्थान ध्यान रखना, क्वेश्चन आता है सीधे सीधे। आगे बढ़ जाएंगे तो अगला देखेंगे प्रसुप्त या सुसुप्त, मतलब जो सो रहे हैं लेकिन जग सकते हैं, ध्यान रखना। तो इसमें कौन कौन से हैं, विसुवियस बहुत पूछा जाता है, कहाँ है, इटली में है। फिर क्राकाटोआ कहाँ है, इंडोनेशिया में है। फिर नारकोंडम आ गया, ये सुसुप्त है, ये कहाँ है, अंडमान निकोबार में। तो भारत में 2 कौन कौन से, नारकोंडम और बैरन। बैरन सक्रिय है, कहाँ है, अंडमान निकोबार द्वीप में है। और ठीक, नारकोंडम सुसुप्त है, कहाँ है, अंडमान निकोबार द्वीप में है। फिर फ्यूजियम जो कि बहुत मोस्ट है, कहाँ है, जापान में है। ठीक है, तो जो प्रसुप्त का जो मतलब कभी भी सक्रिय हो सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं शांत या मृत ज्वालामुखी। ठीक है, जिनमें अब उद्गार की संभावना ना के बराबर है, नहीं ही है। तो इनमें देख लेते हैं कौन कौन से बात हैं। तो सबसे पहले किलिमंजारो, सबसे ज़्यादा फेमस है किलिमंजारो, कहाँ है, तंजानिया में। ये सब पर्वत बन चुके हैं, पर्वत हैं सब भाई, उद्गार निकलता गया पर्वत बनते गए। फिर एकांकागुआ, ये कहाँ है, अर्जेंटीना में है। फिर एक है देवबंद, देवबंद भी लिखा होता है, ये कहाँ है, ईरान में है। फिर एक है ये कोह सुल्तान, कोह ए सुल्तान, कौन सा, कोह ए सुल्तान, ये पाकिस्तान में है। अच्छा, इसका कुछ भाग ईरान में भी पाया जाता है कोह ए सुल्तान का। फिर पोपा, पोपा ये है म्यांमार में। ठीक है, और फिर चिम्बोराजो, ये इक्वेडोर में है। और एकांकागुआ अर्जेंटीना में है। ठीक है, ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं, अब बात कर लेंगे कि ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित स्थलाकृतियाँ कौन सी। ये बहुत मोस्ट है। देखिए क्या है कि नीचे प्लेटों का घर्षण हुआ, मैग्मा बना, मैग्मा जब जो है अत्यधिक दाब और ताप जो होता है, तो वो ऊपर की तरफ जो आता है और फिर पृथ्वी से बाहर निकलता है, तो वो मैग्मा बनने और बाहर आके फैल जाना, जम जाना, वहाँ तक की क्रिया में कुछ स्थलाकृतियाँ जो बनती हैं। तो हम जो यहाँ पे 2 भागों में इनको बांट देते हैं। एक बाह्य स्थलाकृति, मतलब जब मैग्मा लावा बन गया उसके बाद में जो स्थलाकृतियाँ बनी, मतलब पृथ्वी के ऊपर और एक पृथ्वी के अंदर। ठीक है, तो 2 हिस्सों में इनको हम बांटेंगे, बाह्य और आंतरिक। तो बाह्य पहले हम देख लें, या पहले जो आंतरिक ही देख लेते हैं। पहले देखते हैं बाह्य, बाह्य देखते हैं। दरारी उद्गार द्वारा निर्मित
जो स्थलाकृति। और देखो बाह्य को भी ठीक दो भागों में बांट देंगे, एक तो दरारी उद्गार द्वारा जो निर्मित स्थलाकृति, दूसरा केंद्रीय विस्फोट द्वारा जो निर्मित स्थलाकृति। आप समझ गए होंगे कि जो उद्गार होता है उससे दो तरीके के, एक तो केंद्रीय, एक जो दरारी है। तो ठीक दरारी में जब बात करेंगे तो देखो बाहर निकल के लावा फैल गया, ऊंचाई मैदान से थोड़ी सी अधिक है लेकिन ज़्यादा नहीं है, तो क्या हो गया, वो लावा पठार हो गया। लावा पठार हो गया। अगर वो बिल्कुल मैदान की सतह पे फैल गया तो क्या हो गया, वो लावा का मैदान हो गया। मतलब लावा है लेकिन वहाँ पे लावा का ही है, लावा का थोड़ा सा ऊंचा सा तो पठार, और समतल तो मैदान। ठीक है। केंद्रीय में बात करेंगे क्या, ज्वालामुखी शंकु। देखिए जैसे ये ज्वालामुखी है, ये ज्वालामुखी, ये यहाँ से भाई उद्गार हुआ, ये निकलने लगा यहाँ से, तब क्या होगा, यहाँ निकलेगा तो यहीं तो जो बहेगा ऐसे जैसे बहेगा पहले। ठीक है। तो ये क्या, ये शंकु की स्थिति जो बन गई कि नहीं, तो ये हो गया ज्वालामुखी शंकु। ठीक है। फिर बात जो करते हैं क्रेटर की। अब ये ज्वालामुखी जो बन गया, ठीक है, ये बन गया इसका क्रेटर। ठीक। काल्डेरा की बात करें, यही जब बड़ा हो गया, ये बड़ा है भाई, यहाँ से ये बना, इसमें फिर क्या हो गया, अपर्दन हो गया, तो ये इसका ये हो गया बड़ा, तो ये क्या हो गया, ये काल्डेरा हो गया। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेंगे अभ्यंतरिक यानी कि अंदर वाले की। तो देखो अंदर में आपको बहुत ज़्यादा प्री में तो नहीं पूछते हैं, लेकिन फिर भी देख लो, बैथोलिथ, लैकोलिथ, फैकोलिथ, लेफोलिथ, आपको कह रहा है ये सब क्या है सर, सिल एंड सीट और डाइक। ठीक है। तो सिर्फ ये ध्यान रखिए कि ये है आंतरिक, इनका कोई खास रोल प्री में खैर नहीं है, और इसको अगर हम बताएंगे तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा कि इसकी कैसी आकृति है। तो ये सब सिर्फ आप शब्दावली ध्यान रखिए। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखेंगे कि रिंग ऑफ फायर क्या है। एक मिनट देख लो तो कितना हुआ वीडियो। ठीक है, 13 मिनट का हो गया, आज 15 मिनट का बना लेंगे। अब बात करेंगे रिंग ऑफ फायर क्या है। देखो रिंग ऑफ फायर क्या है कि देखो जहाँ पे प्लेटें मिलती हैं, मेरी बात सुनना थोड़ा सा, वहाँ पे ज्वालामुखी बनने की संभावना ज़्यादा है। और प्लेट कौन कौन सी, एक महासागरीय प्लेट, एक महाद्वीपीय प्लेट। ठीक है। तो इनका ये जहाँ पे जो मिलन स्थल इनका होता है तो आपस में टकराते हैं और घर्षण होता है, वहाँ ज़्यादा बनने की संभावना है। तो देखो क्या होता है कि परिप्रशांत क्षेत्र कहा जाता है, मतलब प्रशांत महासागर के चारों तरफ पे। तो एक तो प्रशांत महासागर की प्लेट हो गई, दूसरी महाद्वीपीय प्लेटें वहाँ पे मिलती हैं। तो प्रशांत महासागर के किनारे किनारे पूरा एरिया रिंग ऑफ फायर कह दिया जाता है, क्योंकि यहाँ पे ज्वालामुखी अधिकतर हैं, बिल्कुल फैले हुए हैं एक, ठीक है, रिंग के आकार में, इसीलिए रिंग ऑफ फायर कह दिया जाता है। समझ में आ गया कि भाई महासागरीय प्लेट, महाद्वीपीय प्लेट, ठीक है, इनके घर्षण से ज्वालामुखी का जो निर्माण हो रहा है, तो भाई महासागर के आसपास ही तो होगा। तो इस पूरे एरिया को एक रिंग के, मतलब एक घेराकार घेरे के उसमें फैली है ठीक ज्वालामुखी, तो इसको रिंग ऑफ फायर कह देते हैं। देख लेते हैं अब क्या लिखा है। प्रशांत महासागर में भूकंप एवं ज्वालामुखी से प्रभावित जो लगभग 40,000 किलोमीटर के क्षेत्र को घोड़े की जो नाल की जो आकार का है, इसे क्या कहते हैं भाई, रिंग्स ऑफ फायर कहते हैं। समझ में आ गया। अब देखो यहाँ पे लिखा है कि मैग्मा और लावा क्या है, तो ठीक है, गर्म जो बता चुका हूँ वही सब है। गर्म गलित पदार्थ जो ज्वालामुखी से निकलता है, ठीक है, वो क्या होता है, वो मैग्मा या लावा होता है। अब देखो क्या होता है, मैग्मा कौन सा, लावा कौन है, पृथ्वी की जो अंदर है वो मैग्मा है, पृथ्वी से बाहर आ गया वो लावा, ये मैं आपको बता भी चुका हूँ। ठीक। अब बात करते हैं लैपिली क्या है। ये सब बाई प्रोडक्ट है। देखिए ज्वालामुखी प्रक्रिया से निकला तो मटर के दाने के बराबर वाली ठोस लावा चट्टान को क्या कहते हैं, लैपिली। मतलब छोटे छोटे इस तरीके के जो हो जाते हैं वो क्या होते हैं, वो लैपिली होते हैं। अब प्यूमिस की बात कर लेंगे भाई। प्यूमिस देखिए क्या है, तो प्यूमिस ये लावा के झाग से बनते हैं, ठीक है, ये जल के ऊपर तैरते रहते हैं, तो इनको प्यूमिस कहते हैं। बस याद रखिए कि क्वेश्चन आ जाएगा कि इनमें से कौन ज्वालामुखी संबंधित नहीं है, तो लावा होगा, प्यूमिस होगा, तो आपको ध्यान रखना है बस ये चीज़ें। फिर पायरो जो क्लास्ट होता है, ज्वालामुखी प्रक्रिया में मिलने वाले सबसे बड़े टुकड़े, ठीक है, ये पायरो क्लास्ट होता है। ठीक। आगे बढ़ जाते हैं। अब देखते हैं क्या है। हाँ, अब प्रसुप्त ज्वालामुखी हैं कुछ, यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं बहुत सारे कि कौन कहाँ है, छोटी परीक्षाओं हों या बड़ी हों, PCS, RARO, BEO, इन सब में आते हैं। तो आइए देख लेते हैं बहुत जल्दी। ओजेस डेल सलाडो कहाँ है, तो अर्जेंटीना में है। ओजेस डेल सलाडो कहाँ है, अर्जेंटीना और चिली में है। ठीक है। क्राकाटॉप मैं पढ़ा चुका हूँ अभी, तो कहाँ है, जो इंडोनेशिया में है। माउंट कैमरून जो अफ्रीका में है। माउंट लेमिंगटन पपुआ न्यू गिनी में है। माउंट सेंट हेलेस ये USA में है। माउंट पिनाटुबो ये फिलीपींस में है। माउंट रेनियर ये USA में है। और माउंट किलिमटू ये, ठीक है, इंडोनेशिया में है। आप वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं, मैं ठीक है जल्दी इसको पढ़ रहा हूँ। आगे देखिए, माउंट चिम्बाराजो इक्वाडोर में है। माउंट ताल बहुत पूछते हैं, फिलीपींस में है। माउंट पोपा म्यांमार में है, पढ़ चुका हूँ अभी। ठीक है, देवबंद यानी कि देवबंद कहाँ है, ईरान में है, अभी पढ़ चुके हैं। माउंट टकाना ग्वाटेमाला मैक्सिको। कटमई अलास्का, ठीक है, अलास्का वाले क्षेत्र में है।
फिर है शास्ता हुड, ये भी यूएसए में है, और माउंट मेनो ये फिलीपींस में है। ठीक है, और देखते हैं कौन कौन सी हैं ज्वालामुखी। माउंट हेक्ला या लाकी, ये पूछा गया एक बार, ये कहाँ है? आइसलैंड में है। ठीक है, और ये है एक कौन सी है, लेसेस पीक, सॉरी ये नहीं दिख रहा है, मुझे भी याद नहीं, छोड़िए। फिर माउंट सैमरू की बात कर लें तो माउंट सैमरू इंडोनेशिया में है। माउंट जुमेरापी ये भी इंडोनेशिया में है। माउंट कोलिमा मैक्सिको में है। सबनकाया पेरू में है, पूछा गया है कई बार। अल्बुर्ज ईरान में है। किनाबालू मलेशिया में है, और एकांकागुआ अर्जेंटीना में है। दोस्तों, ज्वालामुखी से ये मैं आपको एक वीडियो लेके जो आया था, लगभग ज्वालामुखी से प्री में पूछे जाने वाली सभी चीज़ें यहाँ पे शामिल हैं। ज्वालामुखी इसको पढ़ लिया, फिनिश है, फिर प्री के लिए ज्वालामुखी नहीं पढ़ना है आपको। वीडियो लंबा हो गया है, जो लोग लास्ट तक पहुँचे हैं प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और अगर कुछ सुझाव तो बहुत सारे होंगे, लेकिन आप लोग बताते नहीं हैं, बताइए प्लीज़। धन्यवाद दोस्तों।